राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिवाली से पहले किसानों के लिए सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में दाल के लिए सबसे ज्यादा 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की MSP में 3 से 9% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गेहूं और दालों के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 6 अन्य फसलों की MSP की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किए हैं। जैसा आपको ज्ञात है, जब से ये सरकार आई है तब से कृषि की उत्पादकता बढ़े, किसान समृद्ध और संपन्न हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक के बाद दूसरा नया कदम उठाया गया। अगर आप फसल बीमा योजना को देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। दुनिया भर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है। और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। जहां तक MSP की बात है, रबी का सीज़न है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, आज जो वृद्धि की गई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हमारा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नज़र आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहाँ खड़े थे। 1450 था जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3100 से बढ़कर 5450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले है। और कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650 जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है जो लगभग 95% की वृद्धि है। तो ये 2014 से भी अब तक की तुलना मैंने करके बता दी और पिछले साल से इस साल जो बढ़ोतरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। आपको पूर्व की भांति
जैसे गेहूं का प्रोक्योरमेंट तो एफसीआई के द्वारा ही किया जाएगा, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, और नेफेड जो एसएफएसी है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स का दलहन तिलहन की प्रोक्योरमेंट वो लोग करेंगे। देखिए, दलहन तिलहन की ओर भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का फोकस रहा है। जो आयात पहले ज़्यादा होता था, अब आत्मनिर्भर उस दिशा में हो, तब भी हमने कदम उठाए हैं। और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को भी अगर आप देखोगे, 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था, उससे बढ़कर 37.70 मिलियन टन 2021-22 में हुआ है। ये अपने आप में दिखता है कि हमारा घरेलू उत्पादन जो है लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज, आप कई बार कहते हो कि आपने सरसों पे इतना क्यों बढ़ा दिया, कुसुम पे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें, स्थानीय यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और साथ साथ में किसानों को समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सके। तो लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लागत को हम लेते हैं, 50% मिनिमम प्रॉफिट देने का प्रयास हमने हर जगह किया है। और दूसरा, आयात कम हो जिस जिस क्षेत्र में भी है, तो ऑयल सीड्स पल्सेस इसकी बात, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे इसमें परिणाम देखने को मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 महीने में दिल्ली को 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे और कहा कि सुविधाओं में बैटरी स्वैपिंग पॉइंट भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पहले बैटरी स्वैपिंग पॉइंट और चार्जिंग स्टेशन अलग थे, लेकिन अब इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। इन 11 स्टेशनों में 73 चार्जिंग पॉइंट हैं। अगस्त 2020 में जब हम लोगों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने अपने लिए टारगेट रखा था कि 2024 में दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, उसका कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसा टारगेट हमने 2024 के लिए रखा था। अभी 2 साल बाद ही हम लोग ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुके हैं कि आज दिल्ली में जितने व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका लगभग 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पिछले 2 साल में लगभग 70,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। और ये मॉडल जो है, ये न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे देश में कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, जितना तेज़ी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेज़ी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। मुझे बताया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, जो इसमें काफ़ी आगे माने जाते हैं, उनको भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं, इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो। मॉल्स में, थिएटर्स में, RWAs में, पब्लिक ऑफिसेज में, मेट्रोज़ पे, इन सब जगह इनको लगाया गया ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 EV चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इनको अब जनता इस्तेमाल कर पाएगी। इन 11 EV चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। ये DTL ने बनाया है और ये PPP मॉडल है। 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है, जिसके तहत 100 EV स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे। 100 EV स्टेशंस बनेंगे जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। ये अगले 2 महीने में सारे बन के तैयार हो जाएंगे और आज उनमें से 11 का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और इनमें से 70% हम लोग दिल्ली मेट्रो की साइट्स पे कर रहे हैं, ताकि दिल्ली मेट्रो में लोग अपना व्हीकल वहाँ पे छोड़ें, चार्जिंग पे लगा दें, मेट्रो पकड़ें, फिर वापस आके उसको वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं।
ये जो मॉडल है ये पीपीपी मॉडल है। मैंने बताया कि ये एक यूनिक मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, जिसमें सरकार ने ज़मीन दी है प्राइवेट एंटिटी को सस्ते दामों में, काफ़ी सस्ते दामों में, और 100 किलोवाट का बिजली का उनको नेटवर्क दिया है। यहाँ पे 100 किलोवाट का एक्सेस दिया है। ये दो चीज़ें सरकार ने दी है, बाकी सारा लगाने का खर्चा, चलाने का, वो सारा प्राइवेट एंटिटी का है। और यहाँ पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की जा रही है लोगों से। एक पेट्रोल का जो स्कूटर है वो आज की डेट में 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा आता है चलाने का। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो उसका 7 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा, 7 पैसे। उसी तरह से सीएनजी का 3 व्हीलर है, उसका 2 रुपए 62 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है सीएनजी पे चलाने में। यहाँ से बिजली लेगा, वो चार्जिंग करेगा तो उसका 8 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा। उसी तरह से 4 व्हीलर है, पेट्रोल का कोई 4 व्हीलर है, पेट्रोल की कार है मान लीजिए, उसका 7 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यहाँ पे चार्जिंग कराएगा तो 33 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है रेट्स के अंदर। एक तरह से जो ये मैंने रेट्स बताए हैं ये शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इस किस्म के रेट्स पहली बार अपने देश में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो ईवी का मॉडल है जो अब दिल्ली में डेवलप हुआ है, यूनिक मॉडल, ये शायद पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। पूरे देश में इसी मॉडल के ऊपर हम इसको, हो सकता है कहीं और अच्छा मॉडल आएगा, हम उसको पिकअप करेंगे। पूरे दिल्ली में 100 लैंड पार्सल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे इस तरह के, जैसे एक लैंड पार्सल ये है, और अलग अलग लैंड पार्सल के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 100 ईवी स्टेशंस बनाए जाएंगे। उसमें अलग अलग एजेंसीज़ के ज़मीन के पार्सल्स लिए गए हैं। इस पूरे मॉडल की खासियत ये भी है कि इसमें स्वैपिंग स्टेशन को और चार्जिंग स्टेशन को दोनों को साथ साथ रखा है। अभी तक क्या होता था, स्वैपिंग स्टेशन अलग होता था और चार्जिंग स्टेशन अलग होता था। तो आज इस मौके पे मैं डीटीएल को, दिल्ली मेट्रो को, डीडीसी को, जिन लोगों ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क अपने दिल्ली में ईवी का तैयार हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को देश की नहीं दुनिया की ईवी कैपिटल कहा जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीआई से पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर गुजरात पहुंचे। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को गुजरात पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता की। कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर 4 किलोमीटर पर शानदार सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 27 साल से आपने भाजपा को देखा, आज मौका है, हमें एक मौका दीजिए और हम गुजरात के सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे और प्राइवेट स्कूलों की फीस भी नहीं बढ़ने देंगे, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह से स्कूल ठीक हो गए, गुजरात में भी स्कूल ठीक होने की जरूरत है। गुजरात में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। पेरेंट्स ने भी कहा है, टीचर्स ने भी कहा है, मुझे स्कूल दिखाए हैं लोगों ने, इतने
इतने बुरे हालत में गुजरात के स्कूल, जो लोग शहरों में या कस्बों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स इस बात से दुखी हैं कि प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी लूट को बढ़ा देते हैं, मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और प्राइवेट स्कूल, और जो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो इस बात से दुखी है कि गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत बहुत खराब है। वहाँ पढ़ाई तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, टीचर्स नहीं है। मैंने कहा था, जगह जगह मैंने लोगों से बात की और हर जगह कहा कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूल ठीक हो गए, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज सारे स्कूल बहुत ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। दिल्ली के स्कूल बहुत शानदार हो गए, वैसे ही गुजरात के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं। मैं आज यही निवेदन करने आया हूँ गुजरात के लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे स्कूल बहुत शानदार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, इस बात की गारंटी है, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी, बल्कि दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने बढ़ी हुई फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस लौटवाई थी। हमारी सरकार आने से पहले फीस बढ़ा दी थी मनमाने तरीके से, उसको दिल्ली में हमने सरकार आने के बाद वापस लौटवाया। और सरकारी स्कूलों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जितना काम किया, जिस तरह से रिजल्ट्स आए, तो आज दिल्ली में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल है। वैसे ही गुजरात में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल की व्यवस्था हो सकती है। और अब हम जब बात कर रहे हैं चुनाव के पास, तो हम सिर्फ स्कूल हो सकते नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में माहौल बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि गुजरात की जनता मौका दे रही है, तो हमने उसका पूरा स्टडी किया। गुजरात के एक एक स्कूल की हमने मैपिंग कराई है, प्राइवेट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की मैपिंग कराई है, और उसका पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से कितने समय में किस स्कूल को किस स्तर तक ठीक किया जा सकता है और क्या क्या करने की जरूरत है। हमने देखा है कि गुजरात के 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इन सब के पेरेंट्स की शिकायत है कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो सरकार बनते ही इस लूट को बंद किया जाए। मनमर्जी तरीके से कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और दूसरा, 53 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन 53 लाख बच्चों का देखें और टोटल देखें तो लगभग 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब है। हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में, जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल है, 48,000 गवर्नमेंट स्कूल है, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में, 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूँ, एक एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात के। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं, बच्चों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं। सरकार का बजट हमने देखा तो सरकार बाकी जाने किस किस चीज पे खर्चा करती है, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा नहीं करती। टीचर्स नहीं है, विद्या सहायक की नियुक्तियां नहीं हुई है, टेट के एग्जाम नहीं हुए हैं। इसकी केजरीवाल जी पहले गारंटी दे चुके हैं कि अगले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर नवंबर तक ये सारी भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। सारी भर्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक भी पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की, विद्या सहायक की खाली नहीं होगी, और टेट का एग्जाम हो चुका होगा। दूसरा, एक विशेष प्लान आज मैं आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ। गुजरात के बड़े शहरों, गुजरात के सारे बड़े शहरों में खूब सारे स्कूल प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पेरेंट अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल होता हुआ नहीं देखता। तो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़, इन 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल ऐसा खड़ा किया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर होगा। इन 4 शहरों में कोई भी पेरेंट कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कोने में रह रहा हो, उसको अपने घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 2 स्कूलों के बीच में 4 किलोमीटर से दूरी नहीं होगी, शानदार स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल 4 किलोमीटर के अंदर, हर 4 किलोमीटर के अंदर इन 8 शहरों में
खड़ा किया जाएगा और वो 1 साल के अंदर खड़ा किया जाएगा। हमने इसका पूरा प्लान बनाया। तो आज मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि 27 साल से भाजपा को देखा, स्कूलों पे कोई काम नहीं किया। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखें, पूरे गुजरात के स्कूल गांव से लेके छोटे कस्बे से किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल 1 साल के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक बार फिर दिल्ली नगर निगम को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा जानती है कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में भाजपा हारने वाली है और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, इसलिए वो नगर निगम में दिल्ली सरकार की पावर खत्म करना चाहती है। जब कोई पार्टी चुनाव ना जीत सके तो क्या करती है कि चुन के आने वाली जो सरकार है उस सरकार की पावर ही खत्म करने का प्रयास करती है। और देश के इतिहास में ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी शायद पहली पार्टी बनी है कि जो कि एक चुनाव है, उनको पता है कि उस चुनाव में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जा चुका है कि इसमें आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो उस चुनाव से भागने की खूब सारी कोशिश की इन्होंने। पहले चुनाव मार्च में होने थे, उससे भाग गए, फिर भागे, भागते रहे। अब इन्हें लग रहा है कि भाई चुनाव से तो भागा नहीं जा सकता, तो चलो चुनाव से जो पावर आने वाली है सरकार को, उस पावर को ही ले लेते हैं। ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी बनी है पूरे देश के अंदर। ये मामला दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है। एमसीडी के चुनाव मार्च में होने थे। इन्होंने कहा कि हम तीनों एमसीडी को मिलाना चाहते हैं। हमने कहा भैया मिला लेना, चुनाव तो कराते रहो। बोले नहीं, चुनाव रोक करके कराएंगे। इन्हें लगा कि हो सकता है 5-6 महीने में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन स्थिति और खराब होती चली गई, वसूली और बढ़ती चली गई, कूड़ा और गंदगी और बढ़ गई और स्थिति ये रही कि जहाँ पे 2-4 सीट की संभावना थी वो भी खत्म हो गई। तो इन्होंने ये तय किया कि अब एमसीडी के चुनाव के बाद इन्होंने भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी तो आ ही रही है 100% और 100% ये कंफर्म है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इन्होंने एक नया समीकरण बनाया कि चुनाव से जो एमसीडी की पावर है, क्यों ना उस पावर को ही ले ली जाए। पहले ये था कि सदन के अंदर जो पार्षद चुन के जाते थे वो पार्षद रेगुलरली मिलते थे, सदन के अंदर प्रपोजल बनते थे, स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करती थी, सदन के अंदर आता था और सदन के अंदर जब एक बार पास हो जाए प्रपोजल तो उसको फिर एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करते थे। ये प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं कि अब सदन का कोई मतलब नहीं, अब पार्षद का कोई मतलब नहीं, अब अधिकारियों का कोई मतलब नहीं। अब सदन में आप कुछ भी पास करो, जब तक एलजी उसको फाइनल नहीं करेंगे तब तक वो मान्य नहीं है। तो एक तरीके से एलजी कौन अपॉइंट करता है? एलजी भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि एमसीडी चुनाव से जो भी पार्षद निकल के आएंगे वो जो भी एक्ट बनाएंगे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फाइनल निर्णय जो है वो एलजी साहब लेंगे। ये एक प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं। ये पूरी तरह से इलीगल प्रपोजल है, ये गलत है और मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट के अंदर 1 मिनट भी ये प्रपोजल टिकेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये प्रपोजल लेके आ रही है तो उन्होंने मन ही मन ये मान लिया है कि अब उनके बस की नहीं है एमसीडी। उन्होंने हथियार डाल दिए एमसीडी के अंदर। उन्होंने ये मान लिया कि अब चुनाव उनके बस की नहीं है कि एमसीडी के चुनाव में वो कुछ भी कर पाए। जीतना तो छोड़ो, मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी मान लिया कि अब जमानत बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं
दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ। पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। उन्होंने सिर्फ आप लोगों को दुख देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अब समय आ गया है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, दिल्ली को बढ़िया बनाया जाए, दिल्ली को सुंदर बनाया जाए। इसके लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मान ही चुकी है कि वो जीत नहीं सकते, और जो जीत नहीं सकता, जो हार रहा हो, उसको वोट डालकर अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना वोट खराब ना करें। आम आदमी पार्टी को वोट दें। जैसे दिल्ली की सरकार शानदार काम कर रही है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में जो हमारी सरकार बनेगी, वो भी दिल्ली के अंदर शानदार काम करेगी। हम आपके साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, एमसीडी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर एक बेहतरीन काम करेंगे और एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को गर्व होगा। इसलिए ये एक्ट जो प्रस्ताव है पूरी तरह से इलीगल है। हम कोर्ट में भी जाएंगे और उसको कैंसिल भी कराएंगे, और साथ ही साथ ये एक्ट लाने का मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने मान लिया कि दिल्ली के एमसीडी में अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ो और इससे भाग लो। तो ऐसी भगौड़ी पार्टी से, ऐसी पार्टी जो हथियार डाल चुकी है, ऐसी पार्टी को वोट डालकर अपना वोट खराब ना करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। उत्तराखंड के केदारनाथ के गुप्त काशी जा रहा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी में क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत। नोएडा के सेक्टर 100 के हाई राइज सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने एक 7 महीने के मासूम को नोचकर घायल कर दिया। बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजस्थान के मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु राम से की। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने दी सफाई, कहा हम श्री राम जी की तुलना राहुल गांधी से नहीं करते, ये काम भाजपा वाले ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 अक्टूबर को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलक ने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीता। दिवाली से पहले किसानों के लिए लगातार दूसरी खुशखबरी। कैबिनेट ने सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रॉजर बिनी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। रॉजर बिनी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जगह लेंगे, एजीएम में हुआ फैसला। हिंदी थोपने को लेकर हंगामा तेज, एमके स्टालिन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव, बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। केंद्र की नीतियों पर भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बढ़ी महंगाई। जालंधर के महिदपुर में दर्दनाक घटना, युवक ने पत्नी बच्चों समेत 5 को जिंदा जलाया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम